सिंदूर का कर्ज। लखनऊ के रईस इलाके में एक बड़ी आलीशान कोठी के बाहर एक महंगी गाड़ी खड़ी थी। कोठी से अभिनव बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहता है, फैक्ट्री चलो। अभिनव की कपड़ों की फैक्ट्री है। वह अलग अलग डिज़ाइनर से कपड़े डिज़ाइन करवाता है और उन डिज़ाइंस के थान बनवाकर मार्केट में बेचता है। वैसे तो अभिनव की कंपनी के कई डिज़ाइन प्रचलित हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वह हिंदुस्तान की अलग अलग राज्यों के पारंपरिक डिज़ाइन के प्रिंट हैं। यूँ तो सब ठीक है, पर एक चीज़ उसके मन को हमेशा बेचैन करती है और वह है उसकी कंपनी का पारंपरिक डिज़ाइन, जो एक ब्रांड बन चुका है। वह डिज़ाइन उसको जाने पहचाने से लगते हैं, लेकिन पूरे तरीके से वह समझ नहीं पा रहा कि कौन है वह डिज़ाइनर जो उसको वह डिज़ाइन बेचता है। इस डिज़ाइनर ने ना तो कभी अपने नाम की ना पैसे की बात की। अभिनव यही सोचता कि वह डिज़ाइनर आखिर गुमनाम क्यों है। एक दिन अभिनव ने फैसला किया कि किसी भी तरह पता लगाना होगा कि वह गुमनाम शुभचिंतक डिज़ाइनर कौन है उसका। अभिनव ऑफिस के नौकर को अपने कैबिन में बुलाता है और पोस्ट ऑफिस भेजते हुए कहता है, तुम यह पैकेट लेकर जाओ और वहाँ से पता करो कि यह कोरियर कौन भेजता है। उसका नाम, फ़ोन नंबर, पता जो भी मिले लेकर आना। नौकर पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहाँ से उसे बहुत कम जानकारी मिल पाती है। कोरियर भेजने वाले का केवल इतना पता मिलता है, श्रीमती वर्मा, जनपथ मार्केट, लखनऊ। वह जानकारी लेकर नौकर अभिनव के पास जाता है। उतना सा पता मिलने पर भी अभिनव चौंक जाता है। वह चुपचाप पता ले लेता है और मैनेजर को ऑफिस संभालने के लिए कहकर जनपथ मार्केट की तरफ निकल जाता है। बिना किसी पुख्ता पता होने के बावजूद अभिनव एक घर के सामने जाकर रुकता है और दरवाज़ा खटखटाता है। 2 मिनट के बाद दरवाज़ा एक औरत खोलती है। आम सी शक्ल, सूरत और कपड़ों में वह औरत अभिनव को देखकर चौंक जाती है। अंदर जाकर वो उस औरत से पूछता है, कंगना? मुस्कुराकर बस इतना कहती है, आपको मेरा नाम याद है, बस इतना काफ़ी है। रही बात मेरे करने की, तो जितना वक्त मेरे पास बचा है मैं आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए करती रहूँगी। आने वाले कई महीने का काम भी तैयार करके रख रही हूँ। एक लड़की को यही काम सिखा भी रही हूँ। अभिनव की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 1-2 बार कंगना के पास गया भी। उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका ड्राइवर बहुत पुराना था और एक तरीके से घर का सदस्य था। उसे अंदेशा हुआ कि साहब का उस दूसरी औरत के साथ कुछ गलत रिश्ता है। उसे अभिनव की पत्नी माया और बच्चों की चिंता हुई। एक दिन मौका देखकर उसने माया को अभिनव और कंगना के बारे में बता दिया। माया को विश्वास नहीं हुआ और ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कहती है। बहुत देर तक परेशान रहने के बाद वह सोचती है कि सच क्या है, अभिनव से ही पूछा जाए। वह अभिनव का ऑफिस से आने का इंतज़ार करती है। शाम को जब अभिनव आता है तो माया खाना लगाती है और रोज़ की तरह दोनों साथ में खाना खाते हैं। जब नौकर चला जाता है तब माया सीधे सीधे पूछती है, कंगना कौन है? कंगना का नाम सुनते ही अभिनव शक पका जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर झूठ की घबराहट नहीं होती। अभिनव माया को बताता है कि कंगना उसकी पहली पत्नी है, जिसे उसने तलाक दे दिया था। माया को याद आता है कि अभिनव ने शादी से पहले ही उसे अपनी पहली पत्नी और तलाक के बारे में बताया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि फिर से वह कंगना से क्यों मिलने लगा है। वह पूछती है, तुमने तो मुझे तलाक दे का कारण तुम्हारी नापसंद बताया था, तो अब उससे फिर क्यों मिल रहे हो? मैंने तुम्हारी सच्चाई की आदत को पसंद करके ही हाँ करी थी, तो अब यह धोखा क्यों दे रहे हो? अभिनव उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज तुम्हें सब सच बताऊंगा। कंगना गांव की बहुत सीधी, कम पढ़ी लिखी और पुराने रिवाज को मानने वाली लड़की थी। मेरे और उसके पिता पुराने दोस्त थे। पिताजी ने मुझसे बिना पूछे अपने दोस्त को कंगना के लिए हाँ कर दी, परंतु पिताजी के वचन को झुठलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। कंगना से मेरी शादी हो गई।
बिल्कुल ही देहाती थी कंगना। मैं उसको कहीं लेकर नहीं जाता था। वह घर में रहती और माँ का हाथ बटाती। यूँ तो हमारे बीच में कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसकी एक हुनर का मैं कायल था, उसकी हस्तकला की कलाकारी। कंगना बहुत सुंदर और अनोखे डिज़ाइंस बनाती थी। जब मैंने एक बार तारीफ करी तो उसने बिना किसी लालच के सारे डिज़ाइन मुझे दे दिए और कहा कि आप जाइए, आपके काम आएंगे। सचमुच उसके डिज़ाइंस ने धूम मचा दी और मेरा कारोबार रातों रात तरक्की कर गया। 8 साल पहले तुमसे मुलाकात हुई तो पहली नज़र में मैंने तुमसे शादी करने का मन बना लिया था। माँ पिताजी तो पहले ही चल बसे थे। मैंने कंगना को सब सच बताया तो उसने बस इतना पूछा, आप खुश हैं ना उनके साथ? मेरे हाँ कहने पर कंगना ने बिना सोचे तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। हम दोनों की शादी हो गई। मैं तुमसे हमेशा कहता था ना कि कोई खूबसूरत पारंपरिक डिज़ाइन बेचता है, वह कंगना ही है। उसने कहा था, मैं तलाक नहीं जानती, आपको पति माना है और हमेशा आपकी पत्नी ही रहूंगी। मेरी मांग में आपका ही सिंदूर लगेगा। जब मैं उससे मिलने गया था तब पता चला कि वह अपने पिताजी की जायदाद से जीवन चला रही है और मेरे लिए मेहनत करती है। वह आज भी खुद को मेरी पत्नी मानती है। वह मरने वाली है। सांस की बीमारी के चलते उसके पास अब कुछ ही दिन बाकी हैं। मैं उसको सिर्फ दवाई देने जाता था। उसने मेरी कंपनी के डिजाइन्स के लिए आगे तक का इंतज़ाम कर दिया है। कहते हुए अभिनव बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। माया ने बस इतना कहा, सो जाते हैं, कल सुबह नाश्ता करके चलना है। अभिनव ने पूछा, कहाँ? बिना कोई जवाब दिए माया सोने चली गई। अगले दिन नाश्ता करके दोनों घर से निकले। माया ने ड्राइवर से कहा, जनपथ मार्केट चलो। अभिनव सुनकर चौंक गया पर चुप रहा। वहां पहुंचकर दरवाज़ा खुलवाया तो दोनों को देखकर कंगना असमंजस में पड़ गई। माया ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और कहा, मुझे तुम्हारी बीमारी का पता है। जानती हूँ वक्त बहुत कम है, इसलिए और कुछ तो दे नहीं सकती, परंतु जो तुम्हारा सबसे बड़ा हक है आज वह तुम्हें देने आई हूँ। यह कहकर माया ने पर्स से सिंदूरदानी निकाली और अभिनव के आगे करके बोली, कंगना को उसका हक दे दो जो तुम आज तक नहीं दे पाए। अभिनव चुटकी में सिंदूर लेता है और कंगना की मांग भर देता है। कंगना के चेहरे पर दिल खोलकर मुस्कान आती है और आंखों में आंसू। वह माया का हाथ पकड़कर गले लग जाती है और आखिरी सांस ले लेती है। अपने आखिरी वक्त में अभिनव के प्यार भरे हाथों से सिंदूर पाकर वह सब कुछ पा चुकी थी।